हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम MGP 04 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के संबंध में गांधी जी की आलोचना का विश्लेषण कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी जाता है। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के संबंध में गांधी जी की आलोचना का विश्लेषण, मतलब जो औद्योगिकरण का जो प्रोसेस था उसमें उसकी जो गांधी जी ने आलोचना की थी उसका हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो महात्मा गांधी ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर गहरा विचार किया और इसके प्रभावों के प्रति अपनी आलोचनात्मक दृष्टि प्रस्तुत की। गांधी जी के अनुसार औद्योगिकरण केवल आर्थिक और तकनीकी विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एग्ज़ाम में इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। उन्होंने औद्योगिकरण की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कई बिंदुओं को ध्यान में रखा जो उनके सामाजिक और आर्थिक विचारों को स्पष्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से बिंदु थे? पहला था औद्योगिकरण और ग्रामीण जीवन। गांधी जी का मानना था कि औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण जीवन और उसकी मूलभूत धारणाओं पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने इसे सहस्त्राक्ष के रूप में देखा जहां मशीनों की ओर झुकाव ने पारंपरिक कौशल और आत्मनिर्भरता को कमज़ोर किया। मतलब उनका मानना था कि अगर औद्योगिकरण आता है तो जो हस्त शिल्प है या हस्तकला या ये कह सकते हैं पारंपरिक कौशल है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा, जो आत्मनिर्भरता है लोगों की। क्योंकि जब औद्योगिकरण मशीनीकरण आएगा तो फिर जैसे अभी आज भी आप लोग देखते हैं कि कितने कारीगरों का जो है, कितने मज़दूरों का काम चला गया है कि जैसे 100 लोगों का काम कोई मशीन कर सकती है तो सब मशीन को प्रेफरेंस देंगे, 100 लोगों को नहीं, है ना। तो ये चीज़ की इन्होंने जो है आलोचना की थी महात्मा गांधी जी ने। उनके अनुसार औद्योगिकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया और ग्रामीण को शहरी केंद्रों की ओर प्रवृत्त किया, मतलब चेंज किया ग्रामीणों को, गाँव को शहरों की तरफ, जिससे गाँव की आत्मनिर्भरता क्या हो गई? समाप्त हो गई। गांधी जी ने विशेष रूप से यह चिंता जताई कि औद्योगिकरण ने मनुष्य को केवल मशीनों का पुर्जा बना दिया है और उनकी मानवीय मूल्यों और नैतिकता को खतरे में डाल दिया है। तो बहुत इजी सा पॉइंट है औद्योगिकरण और ग्रामीण जीवन। हमें इसमें ग्रामीण जीवन के बारे में डिफाइन करना है कैसे कैसे जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ा था औद्योगिकरण का अकॉर्डिंग टू गांधी जी। उसके बाद है हमारा अगला है मशीनों की आलोचना। गांधी जी ने मशीनों के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उनका कहना था कि मशीनें सिर्फ उत्पादन को बढ़ावा नहीं देती बल्कि वे व्यक्तिगत स्वायत्तता और समाज की नैतिकता को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। गांधी जी ने मशीनों की आलोचना की और इसे अर्थशास्त्र की शैतानियत के रूप में देखा। उनका मानना था कि मशीनें मेहनत के स्थान पर श्रम की गुणवत्ता और मानवता को समाप्त कर देती हैं। वे यह भी मानते थे कि मशीनों के उपयोग ने जीवन को यांत्रिक बना दिया है, मतलब जीवन ऐसे मशीन सा हो गया है मशीनों के ज़्यादा इस्तेमाल से, और मानव जीवन के नैतिक मूल्यों को कमज़ोर किया है। तो इस पॉइंट में हमें ये लिखना है। अगला पॉइंट है औद्योगिक समाज का विरोध। गांधी जी ने औद्योगिक समाज के निर्माण पर भी आलोचना की। उन्होंने यह तर्क किया कि औद्योगिक समाज ने व्यक्ति के आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। जो औद्योगिक समाज है जहाँ ये मशीनीकरण वगैरह है उसने व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड था कभी, और उसकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। गांधी जी का मानना था कि औद्योगिक समाज में व्यक्ति एक विशाल और जटिल प्रणाली का हिस्सा बन जाता है जहां उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है। इस समाज में आदमी मशीनों के कर्षण के प्रति अपने अज्ञे हो जाता है और उसकी सामाजिक और नैतिक पहचान को प्रभाव डालता है। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट औद्योगिकरण और नैतिकता। गांधी जी ने औद्योगिकरण को नैतिकता के दृष्टिकोण से भी देखा। यह माना कि औद्योगिकरण ने मानवीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाया है और नैतिकता की अवधारणा को कमजोर किया है। गांधी जी का कहना था कि औद्योगिकरण ने समाज में असमानता को जन्म दिया है।
बिल्कुल जन्म दिया है असमानता को और अमीर गरीब के बीच की खाई को बढ़ाया है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में नैतिकता और सहानुभूति की कमी होने लगी है। नैतिकता का पतन हुआ था कहीं न कहीं औद्योगिकरण के आने से, ऐसा महात्मा गांधी जी को लगता था। उन्होंने औद्योगिकरण को समाज के नैतिक ढांचे के लिए खतरा माना और इसे नैतिक भ्रष्टाचार का कारण ठहराया। उसके बाद है गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन, अगला पॉइंट। गांधी जी ने औद्योगिकरण की आलोचना करते हुए स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि स्वदेशी उत्पादों, हमारे खुद के देश के उत्पादों का उपयोग और स्वदेशी उद्योगों की स्थापना के माध्यम से भारतीय समाज की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। हमारा जो भारतीय समाज है वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा। उन्होंने औद्योगिक उत्पादों के बजाय जो औद्योगिक जो मशीनों के द्वारा उत्पाद बनते थे उसके बजाय उन्होंने हाथों से बने वस्त्र और स्थानीय कारीगरी को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय समाज को एक आत्मनिर्भर और नैतिक शिक्षा दी जो औद्योगिकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कर सकती थी। अगला है सामाजिक और आर्थिक समानता। इसमें है गांधी जी ने औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली सामाजिक और आर्थिक असमानता की भी आलोचना की। उन्होंने तय किया कि औद्योगिकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाया और समाज में असमानता को गहरा किया है। गांधी जी का तर्क था कि औद्योगिक समाज में संसाधनों की असमान वितरण होने से गरीबों की स्थिति को और मजबूत कर दिया है कि गरीब गरीब ही रह जाएं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि औद्योगिकरण ने समाज में नैतिकता और समानता की मूलभूत धारणाओं को क्या किया है, कमजोर किया है। उसके बाद हमारा है, हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में है गांधी जी के औद्योगिकरण की आलोचना को स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि उन्होंने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को केवल आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि इसके सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर भी उन्होंने क्या किया था, विचार किया था। उन्होंने औद्योगिक समाज के प्रभावों को समझते हुए स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। गांधी जी की आलोचना ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया के नैतिक और सामाजिक प्रभावों को उजागर किया और एक आत्मनिर्भर नैतिक समाज की आवश्यकता को सामने रखा। मतलब हमें जैसा कि आंसर से समझ आ रहा है कि कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग उठा लो, आत्मनिर्भरता, असमानता, ये सब चीज़ें उठा लोगे स्वदेशी, तो आप आंसर आराम से इजीली लिख पाओगे। इसी को आपको डिफाइन करना है। उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। यह हम औद्योगिकरण की जब हम औद्योगिकरण और इसके प्रभाव पर विचार करते हैं तो महात्मा गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एमजेपी 4 का हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। ये जो एमजेपी 4 है ये बेसिकली आपका गांधी जी से ही रिलेटेड है। गांधी जी के जो भी विचार रहे हैं उन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साध्य साधन वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के बारे में आपको बात करनी है। आंसर आपका इस तरीके से लिखेंगे, संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व पर गांधी जी के विचार। सबसे पहले साध्य और साधन का मतलब समझ लेते हैं। देखो, साध्य हमारा लक्ष्य होता है और साधन मतलब उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमारे द्वारा जो किए गए प्रयास होते हैं वो साधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सीढ़ी है, ठीक है, और ये छत है। हमें छत पर पहुंचना है, ये हमारा साध्य है, और हमने इसका सीढ़ी का यूज़ किया, ये हमारा साधन हो गया। होप आपको समझ आ गया है। महात्मा गांधी का संघर्ष के समाधान पर दृष्टिकोण विशेष रूप से कि संघर्ष का समाधान किस प्रकार होगा, उनका मानना था कि साध्य और साधनों की अवधारणाओं पर आधारित था कि संघर्ष का समाधान हो सकता है साध्य और साधन के अवधारणा पर। उनके विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन के बीच का संबंध न केवल संघर्ष की नैतिकता को परिभाषित करता है बल्कि इसे सफलता की दिशा में तय भी करता है। देखो, अगर हमारा साध्य पॉजिटिव है, ठीक है, नैतिक है, तो हमारे साधन भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो शायद हम उसको अचीव करने के लिए नेगेटिव साधन का इस्तेमाल करें। ऐसा कुछ कहना था महात्मा गांधी जी का। इस लेख में हम गांधी जी के विचारों की गहराई से जांच करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने साध्य और साधन के महत्व को समझा और इसे लागू किया। साध्य और साधन की परिभाषा मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी हम इसकी एक परिभाषा देखते हैं।
गांधी जी ने साध्य और साधन की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझाया है। साध्य का मतलब है जो अंततः प्राप्त करने की इच्छा है, जो आपका अल्टीमेट गोल है। यह लक्ष्य या उद्देश्य है जिसका पालन किया जाना चाहिए। वही साधन वे तरीके हैं जिनका उपयोग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो छत और सीढ़ी वाले एग्जाम्पल से आप लोग याद कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेबल होते हैं और एक दूसरे का सम्मान दूसरे को निर्धारित करता है कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। अब है साध्य का महत्व, जो हमारा उद्देश्य है। गांधी जी का मानना था कि साध्य यानी लक्ष्य की नैतिकता संघर्ष की पूरी प्रक्रिया की दिशा निर्धारित करती है। उनका कहना था कि अगर साध्य ही गलत है, हमारा लक्ष्य ही गलत है, तो किसी भी प्रकार का संघर्ष या आंदोलन नैतिक रूप से गलत हो सकता है। मेरा जो उद्देश्य ही गलत है, तो अगर कोई भी संघर्ष या आंदोलन मैं करने जा रही हूँ तो वो भी क्या होगा, गलत ही होगा। मतलब मैं कोई संघर्ष या आंदोलन कर रही हूँ और मेरा उद्देश्य गलत है ना। तो मेरा उद्देश्य गलत है कि मैं खुद वो चीज़ हथियाना चाहती हूँ या इस तरीके से, मतलब मैं लोगों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो ऐसे में जो हमारा जो साध्य है वो भी गलत साबित होता है। सॉरी, जो हमारे संघर्ष या आंदोलन है वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत साबित होते हैं। साध्य को उचित और नैतिक होना चाहिए, अन्यथा इसके लिए उठाए गए सभी कदम क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। गांधी जी ने यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता संग्राम का साध्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करना था। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुए हैं, उनका जो साध्य, उनका उद्देश्य केवल ऐसा नहीं था कि जो अंग्रेज है वो इंडिया से चले जाएं। उनका उद्देश्य ये भी था कि, बल्कि ये था कि एक जो हमारा देश है वो स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और समान समाज की हमारे देश में एक स्थापना हो जाए। उन्हें यह विश्वास था कि अगर साध्य भ्रष्ट या अन्यायपूर्ण हो, हमारा उद्देश्य ही भ्रष्ट और अन्यायपूर्ण हो, तो उसके लिए किए गए प्रयास चाहे कितने भी महान क्यों ना हो, वे अंततः अशुभ और विफल हो जाएंगे। उनके अनुसार साध्य को सदैव सत्य और अहिंसा पर जो है आधारित होना चाहिए, ताकि संघर्ष की प्रक्रिया में भी नैतिकता और मानवता की रक्षा हो सके। होप आपको समझ आ गया है कि साध्य का क्या महत्व है। साध्य पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब है साधनों का महत्व। गांधी जी ने साधनों के महत्व को भी अत्यधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार साधन वे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम साध्य को, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। गांधी जी का मानना था कि साधनों का चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप किन तरीकों का जो है चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि वे अंततः साध्य की नैतिकता को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए हम गलत रास्ता चुन रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे गांधी जी ने मतलब आमरण अनशन है, आंदोलन चुने, ठीक है, अहिंसा का मार्ग चुना, सिर्फ इसलिए कि वो देश को आज़ाद करवा सके, देश में एक देश स्वतंत्र हो सके, है ना। तो उस उनका जो पॉजिटिव साध्य था और उन्होंने उनके लिए जो इस्तेमाल किए साधन, वो भी उनके क्या थे, पॉजिटिव थे। तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर साधनों में कोई भी भ्रष्टाचार या अन्याय है तो यह साध्य के प्रति सत्यता को कमज़ोर कर देता है। अगर हमारे साधन गलत है, अगर हम गलत साधनों का इस्तेमाल करके सही साधन प्राप्त करने की गलत साधनों का इस्तेमाल करके सही साध्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे साध्य की जो नैतिकता पर भी सवाल उठते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने अपने आंदोलनों में सत्याग्रह, सत्य की शक्ति और अहिंसा को प्राथमिक साधन के रूप में माना, कि उन्होंने माना कि जो साधन है वो सत्याग्रह है और अहिंसा होना चाहिए। उनके हिसाब से ये प्रायोरिटी थी। उनका कहना था कि केवल अहिंसा और सत्य के माध्यम से ही सही तरीकों से संघर्ष किया जा सकता है। उन्होंने दृढ़ता से विश्वास किया कि यदि साधनों में हिंसा, धोखा या अन्याय शामिल होता है तो यह साध्य की वास्तविकता को कमज़ोर कर देता है और संघर्ष को नैतिक रूप से अस्वीकार्य बना देता है। बहुत इजी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप लोग इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। अब है गांधी जी के विचारों का उदाहरण। गांधी जी के विचारों को स्पष्ट करने के लिए उनके आंदोलनों का उदाहरण दिया जाता है, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह को अपने साधन के रूप में चुना। इन आंदोलन में गांधी जी ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, बल्कि भारतीय किसानों की जो दयनीय स्थिति थी उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। इन आंदोलनों के दौरान गांधी जी ने किसी भी तरह की हिंसा या अन्याय को अस्वीकार किया और सत्य और अहिंसा के आधार पर क्या किया था, उन्होंने संघर्ष किया था।
अब है साध्य और साधनों का सामंजस्य। देखिए, जब भी आप आंसर लिखेंगे इग्नू में, बेसिकली आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मुझे लगता है मैंने साध्य और साधन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। देन उसके बाद जो मेन पॉइंट्स है आप लोग ये याद रख लेते हैं तो आप आराम से डिफाइन कर देंगे पेपर में। गांधी जी का दृष्टिकोण यह था कि साध्य और साधनों के बीच हमेशा सामंजस्य होना चाहिए। साध्य की नैतिकता सामंजस्य होना चाहिए दोनों में। साध्य की नैतिकता साधनों को तय करती है और साधनों की सही तरीके से चयन की साध्य की प्राप्ति को संभव बनाती है। दोनों रिलेटेबल हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसा दूसरा होगा वैसे दूसरा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक पॉजिटिव होगा तभी दूसरा होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा अपने आप नेगेटिव साबित हो जाएगा। तो ऐसा गांधी जी का मानना था। वह सामंजस्य संघर्ष की नैतिकता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। गांधी जी के अनुसार यदि संघर्ष में सही साधनों का उपयोग किया जाता है तो इसका परिणाम अंततः सही और न्यायपूर्ण होगा। उन्हें विश्वास था कि संघर्ष की प्रक्रिया में साधनों का चयन करते समय ध्यानपूर्वक हमें विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे साध्य की प्राप्ति के लिए नैतिक रूप से सही है। इस प्रकार गांधी जी ने संघर्ष के समाधान में साध्य और साधनों के महत्व को सही तरीके से समझे और अपने आंदोलन में इसे लागू किया। उसके बाद हम निष्कर्ष की बात करते हैं। गांधी जी के विचारों ने संघर्ष के समाधान में साध्य और साधन के महत्व को एक नई दिशा दी थी। उनका मानना था कि साध्य और साधनों का संबंध संघर्ष नैतिकता और सफलता को तय करता है। उन्होंने अपने आंदोलनों में अहिंसा और सत्याग्रह को प्राथमिक साधनों के रूप में अपनाया और इन विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक रूप से मजबूत बनाया था। जो भी हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम चलाए गए थे वो कहीं ना कहीं नैतिक रूप से मजबूत थे, क्योंकि उसमें जो साध्य हमारे साधन थे वो पॉजिटिव थे। गांधी जी के विचार आज भी संघर्ष और आंदोलन के नैतिकता की दिशा को समझने में महत्वपूर्ण है। उनका दृष्टिकोण यह सिखाता है कि केवल सही साधनों के माध्यम से ही सही न्यायपूर्ण परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। बात यह है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और घुमा फिरा के वही बात लिखी हुई है, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये आंसर आज देखा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, MGP 4 का आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता अहिंसक आत्मनिर्भरता की प्रमुख चाबी है, चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता अहिंसक आत्मनिर्भरता की प्रमुख चाबी है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक और आर्थिक समानता को एक केंद्रीय भूमिका दी। मतलब जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन किए थे उनके दौरान उन्होंने जो प्रायोरिटी में रखा चीज़ों को वो थी सामाजिक और आर्थिक समानता को, कि सोशली सब इक्वल हो, इक्वालिटी हो और इकोनॉमिकली। उन्होंने अहिंसक आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को अपनाया और इसे एक नए तरीके के रूप में देखा जिससे समाज की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता था। गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता अहिंसक आत्मनिर्भरता की प्रमुख चाबी है और यह विचार उनकी सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस लेख में हम लोग गांधी जी के दृष्टिकोण का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गांधी जी का अहिंसक आत्मनिर्भरता का सिद्धांत क्या है। गांधी जी ने अहिंसक आत्मनिर्भरता को समाज की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान माना है और इसको समाधान मानते हुए इसके विभिन्न पहलुओं पर महात्मा गांधी जी ने जोर दिया है। उनको लगता है कि अहिंसक आत्मनिर्भरता के द्वारा समाज में जो है आर्थिक और सामाजिक समानता लाई जा सकती है और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से क्या हो सकता है, निपटा जा सकता है। अहिंसक आत्मनिर्भरता का मतलब है देखो, आत्मनिर्भर हम सभी को पता है कि स्वयं पर निर्भर रहना, और अहिंसक मतलब जैसे हिंसक मतलब हिंसा करना है ना, तो गलत तरीके यूज़ करना, और अहिंसक मतलब कि हम अपनी बात भी कह रहे हैं लेकिन किसी को हार्म भी नहीं कर रहे हैं ना, अहिंसक तरीके। तो अहिंसक आत्मनिर्भरता का मतलब है कि एक व्यक्ति या समुदाय को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति को ही आत्मनिर्भर, समाज को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि समाज
जब स्वावलंबी होगा तब यह आर्थिक और सामाजिक असमानता से मुक्त होगा। कि कोई समाज तभी स्वावलंबी हो सकता है जब वो आर्थिक और सामाजिक असमानता से मुक्त हो। अगला हमारा बिंदु है आर्थिक समानता का महत्व। गांधी के अनुसार आर्थिक समानता समाज की शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक है। उन्होंने देखा कि आर्थिक असमानता के कारण समाज में विषमताएं और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। देखो, इकोनॉमिकली अगर इनइक्वालिटी है तो सोसाइटी में विषमताएं, मतलब जो अप डाउन तो होगा ही, और लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ जाती है, और इस खाई ने समाज को विभाजित किया, अलग अलग बांटा समाज को और हिंसा को जन्म दिया, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी ने इस विषमता को समाप्त करने के लिए आर्थिक समानता पर जोर दिया। ठीक है, उनका मानना था कि जब सभी लोगों को समान अवसर और संसाधन प्राप्त होंगे तो सामाजिक शांति और समृद्धि सुनिश्चित होगी। बहुत इजी आंसर है इसका, इजीली आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। स्वदेशी और ग्राम स्वराज का विचार। गांधी ने स्वदेशी और ग्राम स्वराज के विचार को प्रोत्साहित किया, जो आर्थिक समानता और आत्मनिर्भरता के मूल तत्व थे। स्वदेशी आंदोलन के तहत उन्होंने विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार किया और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया। हम सभी जानते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, उसके अंतर्गत जो विदेशी जो वस्त्र थे, उत्पाद थे, उनका बहिष्कार किया गया था, और उसके बदले जो है स्थानीय उद्योगों, जो आसपास के उद्योग थे, उनको बढ़ावा दिया। उनका उद्देश्य था कि भारतीय गांव अपने संसाधनों का उपयोग करके आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से सशक्त हो। ग्राम स्वराज का विचार भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें गांव को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता थी। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा और कौशल विकास। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा और कौशल विकास आर्थिक समानता और आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण साधन हैं। जो शिक्षा और कौशल विकास है, उन्होंने शिक्षा को एक ऐसा उपकरण माना जो कि लोगों को स्वावलंबी बना सकता है। उनका विचार था कि शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को कौशल भी सिखाने चाहिए। जो हमारा जो स्कूल में सूपा का एक पीरियड लगता था, है ना, तो ये बेसिकली हमारा गांधी जी के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्किल लर्निंग पे। तो जो उन्होंने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सके, ऐसे जो बच्चों के अंदर थ्रू एजुकेशन उनके अंदर ऐसी स्किल डेवलप की जाए, सिर्फ उनको ज्ञान देना ही नहीं है। इस दृष्टिकोण से गांधी जी ने नैतिक शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया। अगला बिंदु है खादी और ग्रामोद्योग। गांधी ने खादी और ग्रामोद्योग को आत्मनिर्भरता और आर्थिक समानता के प्रतीक के रूप में देखा। मतलब उन्होंने ये पॉइंट्स बताए हैं कि किसके द्वारा समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक समानता स्थापित की जा सकती है। खादी का प्रचार करके उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन है जो ग्रामीणों को सशक्त बनाता है, जो और विदेशी वस्त्रों पर निर्भरता को समाप्त करते हैं। अगर हम अपना खुद का स्वयं देश का जो खादी इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो विदेशी वस्त्रों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देकर, जो ग्राम के उद्योग थे उनको बढ़ावा देकर, उन्होंने ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया। अगला है असहयोग आंदोलन और आर्थिक समानता। गांधी के असहयोग आंदोलन ने भी आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीयों को विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। असहयोग करना मतलब उनको सहयोग न देना। ठीक है, यह आंदोलन न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए था, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम था। गांधी का मानना था कि जब लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे तो इससे आर्थिक समानता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप लोग इजीली आंसर लिख सकते हैं। ये मेन बिंदु आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद आपको अंदर क्या लिखना है ये आपको तुरंत याद आ जाएगा। दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे तो आप इजीली और अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। सामाजिक असमानता और आर्थिक समानता। सामाजिक असमानता और आर्थिक समानता। गांधी जी ने सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आवश्यक माना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और इसे सामाजिक और आर्थिक समानता के अवरोधक के रूप में देखा। उनका मानना था कि जब समाज में सभी वर्गों को समान अवसर और संसाधन प्राप्त होंगे
तो सामाजिक असमानता समाप्त हो जाएगी और एक सच्ची सामाजिक समरसता स्थापित होगी। हम सभी को पता है इक्वली अगर हम संसाधनों का बंटवारा करेंगे सोसाइटी में, तो जो इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब है गांधी के विचारों की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मतलब होता है क्या आज भी उनके विचार वैलिड है, मायने रखते हैं, आवश्यकता है उनकी। आज भी गांधी जी के विचार आर्थिक समानता और अहिंसक आत्मनिर्भरता के संदर्भ में प्रासंगिक है। आर्थिक असमानता और सामाजिक विषमताएं आज भी दुनिया भर के समाजों में विद्यमान है। गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाकर समाज की इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। स्वावलंबी और समानता आधारित समाज के निर्माण के लिए गांधी जी के विचार आज भी मार्गदर्शक है। ठीक है, उसके बाद हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार आर्थिक समानता अहिंसक आत्मनिर्भरता की प्रमुख चाबी है। उन्होंने समाज की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का क्या किया है, समाधान आर्थिक समानता और आत्मनिर्भरता के रूप में उन्होंने उसका समाधान देखा है। उनके विचारों के अनुसार जब समाज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा तो आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा और समाज की शांति, समृद्धि और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित किया जाएगा। गांधी जी के इन विचारों का अनुसरण करके हम अधिक एक समान और आत्मनिर्भर समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इसका आंसर था। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर किसी और एनजीपी कोर्स से किसी और क्वेश्चन का अगर आप आंसर चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ एजुकेशन। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे 2 क्वेश्चन जो कि आपसे एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है 10 मार्क्स में। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, पहला है यहाँ पे व्यक्तिगत स्वायत्ता की गांधी जी की अवधारणा। तो MGP 004 हम सभी को पता है कि उसमें गांधी जी के बारे में ही पूरा दिया हुआ है, उनके थॉट्स वगैरह। तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने बाकी के क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। कमेंट सेक्शन में मैं प्लेलिस्ट दे रही हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत स्वायत्ता की गांधी जी की अवधारणा। व्यक्तिगत स्वायत्ता की गांधी जी की अवधारणा, तो शॉर्ट नोट लिखना है इसमें आपको। तो महात्मा गांधी की व्यक्तिगत स्वायत्ता की अवधारणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार के उनके दृष्टिकोण का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे नैतिकता, आत्मनिर्भरता और समाज में वास्तविक स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू के रूप में इसको समझा। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें बिल्कुल कुछ कुछ आप लोग वर्ड्स उठा लो और उन्हीं वर्ड्स को उठाते हुए आप अपने सारे आंसर्स लिख सकते हो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप लोग इजीली, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आराम से एग्ज़ाम में लिख दोगे। आगे है, गांधी जी का मानना था कि व्यक्तिगत स्वायत्ता केवल बाहरी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे नैतिक और आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा और विवेक के प्रति पूरी तरह स्वतंत्र होता है। देखो बेसिकली यहाँ पर जो है इन्होंने बोला है व्यक्तिगत स्वायत्ता मतलब आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें ये बोला हुआ है कि जिसमें जो व्यक्ति है आत्मा और विवेक के प्रति अपने मतलब विवेक उसका सोचने समझने का तरीका है और जो उसकी आत्मा है उसके प्रति वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसको जो है इन्होंने बोला है व्यक्तिगत स्वायत्ता, महात्मा गांधी जी ने। आगे है, उनके अनुसार व्यक्ति की असली स्वायत्ता तब तक संभव नहीं है जब तक कि वह अपने आप को बाहरी दबावों और व्यक्तिगत वासनाओं से मुक्त नहीं कर लेता। ठीक है, उसके बाद है, गांधी जी के अनुसार स्वायत्ता का मतलब आत्मनियंत्रण और आत्मसंवर्धन है। ठीक है, मतलब स्वयं को नियंत्रित रखना और स्वयं को बढ़ावा देना, संवर्धन करना अपना। उन्होंने हमेशा इसे एक आंतरिक शक्ति के रूप में देखा है जो व्यक्ति को बाहरी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करती है। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वायत्ता की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति को अपने जो व्यक्तिगत चरित्र को मजबूत करना होगा और अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करना होगा। आगे कहा है गांधी जी ने कि गांधी जी की व्यक्तिगत स्वायत्ता की अवधारणा में स्वदेशी आंदोलन का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वो कैसे? उन्होंने भारतीयों को विदेशी वस्त्रों और सामान बेचने के लिए प्रेरित किया और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया।
इस दृष्टिकोण से व्यक्तिगत स्वायत्तता केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी है। मतलब अगर हम व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, हमारी व्यक्तिगत स्वायत्तता होती है, तो वो केवल हम तक सीमित नहीं रहती, वो एक सामाजिक तौर पर सॉरी सामाजिक उत्थान के लिए भी काम आती है, महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है। उसके बाद है गांधी जी के अनुसार व्यक्तिगत स्वायत्तता का सही अर्थ तब समझा जा सकता है, जो कि मैंने लिख दिया है सकती है, जो कि गलत है, समझा जा सकता है कि जब व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उन्हें निभाए। उन्होंने हमेशा यह विश्वास किया कि स्वतंत्रता का असली मूल्य तब होता है जब समाज के सभी सदस्य अपनी स्वायत्तता को, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके और एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम कर सके। तो ये शॉर्ट नोट है, 10 नंबर में आपको इतना इनफ लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा रहता है, एक सेकेंड। हाँ, सारांश है आगे। गांधी जी की व्यक्तिगत स्वायत्तता की अवधारणा केवल बाहरी स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी नैतिक और आध्यात्मिक आत्म संवर्धन का हिस्सा है। देखो, ऐसा नहीं है कि हमें कोई बाहर से नहीं रोक रहा है तो हम ठीक है भाई, हमें व्यक्तिगत स्वायत्तता इंटरनली होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी को चाय का एडिक्शन है, लाइक मेरी तरह, तो इंटरनली हमारी व्यक्तिगत स्वायत्तता, हम स्वतंत्र हैं लेकिन हम तो गुलाम हैं किस चीज़ के, चाय के, है ना। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह मैं समझा रही हूँ कि सिर्फ बाहरी उससे नहीं होता है, इंटरनली अगर आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को इन्होंने बोला हुआ है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तर पर स्वायत्तता की प्राप्ति का मार्गदर्शन करती है, जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों को सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव हो सके। गांधी जी ने इसे आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जिम्मेदारियों के माध्यम से समझाया और इसे भारतीय समाज में व्यापक रूप से लागू करने की दिशा में काम किया। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बात को घुमा फिरा कर कहने की कोशिश की गई है, बात लेकिन छोटी सी है, और होप आपको समझ आ गई है। इसी तरीके से हमारा 10 नंबर में एक और शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, सत्याग्रह संघर्ष समाधान के रूप में। जो सत्याग्रह है वो संघर्ष समाधान के रूप में किस तरीके से काम करता है। तो सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा विकसित एक विचारधारा है, हम सभी जानते हैं, और संघर्ष पद्धति है जिसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान अहिंसात्मक तरीकों से करना है। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यह अवधारणा सत्य, सच्चाई और आग्रदृढ़ता का संगम है। मतलब सत्याग्रह जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य जमा आग्रह, सत्य मतलब सच्चाई, आग्रह मतलब दृढ़ता। ठीक है, सत्याग्रह का मुख्य सिद्धांत है कि सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हुए संघर्ष को अहिंसात्मक तरीके से सुलझाया जाए। ठीक है, सत्याग्रह का मूल उद्देश्य है कि समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को अहिंसा के माध्यम से समाप्त करना, कि समाज में जो भी अन्याय हो रहा है या असमानता हो रही है या संघर्ष हो रहे हैं उसको अहिंसा के माध्यम से समाप्त करना। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत उस समय की जब अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ असमान कानून और नीतियां लागू कर दी थी। तो सत्याग्रह की प्रक्रिया में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। इसमें पहला है समस्या की पहचान। समस्या की पहचान में सत्याग्रह के पहले चरण में हम लोग क्या करते हैं कि संघर्ष की प्रकृति और उसके कारणों की पहचान की जाती है। इसमें सत्याग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उस पर आधारित एक जो ठोस योजना, एक प्लानिंग की जाती है। दूसरा चरण है प्रारंभिक संवाद और प्रयास। देखो, दूसरे चरण में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग अहिंसात्मक संवाद करते हैं, प्रयास किए जाते हैं और इसमें विरोधी पक्ष को समझाने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने जो भी निर्णय नीतियाँ बनाई हैं वो अन्यायपूर्ण और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे लिए जो असमानता भरे कानून बनाए, अन्यायपूर्ण नीतियाँ बनाई, तो अगर हम उन्हें सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह के थ्रू हम चाहते हैं कि वो संघर्ष थम जाए, तो हम समस्या की पहचान करेंगे कि मतलब लक्ष्य क्या है, हम सत्याग्रह क्यों करें, है ना। हमने प्रॉब्लम को निकाला, उसके बाद हमने पहला स्टेप तो हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, दूसरा हमने स्टेप लिया कि हमने उससे बात की आराम से कि देखो जो भी आपने किया है वो ठीक नहीं है। अब वो बात अलग है, लोग मानते नहीं है जल्दी से, है ना। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है विपरीत कार्रवाई। यदि संवाद और प्रयास असफल हो जाते हैं तो सत्याग्रहता अनिवार्य रूप से अधिक ठोस और निर्णायक कदम उठाते हैं।
इसमें आमतौर पर नागरिक अवज्ञा या हड़ताल मतलब इस तरीके के हम करते हैं कि ताकि विरोधी पक्ष पर दबाव डाला जा सके, हम हड़ताल कर सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि दंगे फसाद कर दिए, गाड़ियाँ जला दी, ट्रेनें रोक दी, है ना, ये गलत है। अहिंसात्मक तरीके से जो है उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद फिर भी नहीं मान रहे हैं भाई, तो उसके बाद हमारा चौथा स्टेप होता है संघर्ष का समाधान। अंतिम चरण में संघर्ष के समाधान के लिए सच्चाई और अहिंसा के माध्यम से बातचीत की जाती है। यदि संघर्ष समाप्त हो जाता है तो गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों के बीच समझौता किया जाता है और सभी विवादों का समाधान किया जाता है। सत्याग्रह की सफलता का मुख्य कारण उसकी अहिंसक प्रवृत्ति है। यह संघर्ष को हिंसा और घृणा के बजाय प्रेम और समझदारी के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करता है। गांधी जी के सत्याग्रह ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया और विभिन्न देशों में अहिंसात्मक संघर्ष के रूप में सफलतापूर्वक इसे लागू किया। तो अंत में सत्याग्रह संघर्ष समाधान का जो है एक प्रभावी उपाय है, क्योंकि यह न्याय की स्थापना में विश्वास करता है और हिंसा को अस्वीकार करता है। इसके माध्यम से समाज में शांति और सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार सत्याग्रह का अहिंसात्मक दृष्टिकोण संघर्ष को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण और सशक्त विधि के रूप में उभरता है। होप ये दोनों शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको कंटेंट समझ आ गया है। मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सजेशन हो तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, कोई और क्वेश्चन के ऊपर MGP004 से रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज की वीडियो में हम लोग शॉर्ट नोट जो लिखने को आता है आपको एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में, वही डिस्कस करने वाले हैं। तो MGP04 आपका जो है सब्जेक्ट कोड रहने वाला है। MA हिस्ट्री अगर आप इग्नू से कर रहे हैं, इवन MA पोल साइंस में भी ये सब्जेक्ट आपका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा गांधीवादी शांति के मुख्य तत्व, ठीक है, गांधीवादी शांतिवाद के मुख्य तत्व। तो मैं और भी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है। तो यहाँ पर है गांधीवादी शांतिवाद, गांधीज़म, पैफिज्म, ठीक है, पैसिफिज्म एक विशिष्ट और प्रभावशाली दृष्टिकोण है जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारधाराओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के मुख्य तत्व जो है वो निम्नलिखित है। तो आपको गांधीवादी शांतिवाद के मुख्य तत्व बताने हैं। इसमें पहला तत्व है नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो सभी जानते हैं अहिंसा के बारे में। गांधीवादी शांतिवाद का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अहिंसा है। गांधी जी का मानना था कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी दूर रहना है। जब हम अहिंसा के द्वारा हम लोग सिर्फ शारीरिक हिंसा से, जो हमारी जो फिज़िकल वायलेंस होती है उससे तो बचेंगे ही बचेंगे, जो हमें हिंसा करने पर मानसिक और भावनात्मक क्षति होती है, हम अहिंसा के द्वारा उससे भी बच सकते हैं। उनका मानना था कि जब हम अहिंसा को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम सत्य और न्याय की ओर बढ़ते हैं। तो पहला तत्व ये था। दूसरा तत्व है सत्याग्रह, जिसे हम ट्रुथ फोर्स बोलते हैं। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह। गांधीवादी शांतिवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह सत्य को अपनाने और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की अहिंसात्मक विधि है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और अनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम एक अहिंसात्मक विधि द्वारा जब लड़ते हैं तो उसको सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह का उद्देश्य सत्य की शक्ति को पहचानना और उसे प्रभावी तरीके से पेश करना है। गांधी जी ने इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक शक्तिशाली साधन के रूप में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है हमारा तीसरा तत्व स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस। स्वदेशी आत्मनिर्भरता गांधीवादी शांतिवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गांधी जी का मानना था कि देश को स्वतंत्रता और विकास के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें अपने खुद डिपेंड होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज आत्मनिर्भर होने की बात कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत होने की। तो यह विचार इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ था कि एक और गांधी जी ने भारतीय वस्त्रों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खादी आंदोलन चलाया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन भी चलाया था, बहिष्कार करने के लिए कहा था, है ना। नेक्स्ट है समानता और सामाजिक न्याय। गांधीवादी शांतिवाद का समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है।
गांधी जी ने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया, ये सभी को पता है। और इवन वो अपना टॉयलेट भी खुद ही क्लीन करते थे, वो भेदभाव को भी मिटाना चाहते थे। और उन्होंने दलितों और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलन चलाए और सामाजिक समानता की दिशा में काम किया। नेक्स्ट वन इज़ सहिष्णुता, टॉलरेंस। गांधीवादी शांतिवाद सहिष्णुता और दूसरों के प्रति सम्मान का संदेश देता है। गांधी जी ने सभी धर्मों और जातियों के बीच एकता और समझ को बढ़ावा दिया। हम सभी जानते हैं उनका मानना था कि समाज की शांति और स्थिरता के लिए सभी विचारों और विश्वासों का सम्मान करना आवश्यक है। नेक्स्ट है सत्य और नैतिकता, ट्रूथ एंड मोरालिटी। गांधीवाद शांतिवाद सत्य और नैतिकता पर आधारित है। गांधी जी का कहना था कि सत्य और नैतिकता के बिना समाज में कोई भी सच्ची शांति स्थापित नहीं हो सकती है। उन्होंने अपने जीवन को सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास किया और अपने अनुयायियों को भी यही उन्होंने जो है सिखाया। आगे है हमारा गांधीवादी शांतिवाद न केवल एक राजनीतिक विचारधारा है, बल्कि यह एक जीवन शैली है और नैतिक दृष्टिकोण भी है जो समाज में शांति और न्याय की स्थापना की दिशा में काम करता है। गांधी जी के ये सिद्धांत आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक है और संघर्षों के तनाव शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। जैसे अभी हमारा जो रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, और इज़राइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, गांधी जी के जो अगर हम विचारों पर चलते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं, तो डेफिनेटली ये स्थिति शायद ना देखने को मिले। अब हमारा इसी में एक नेक्स्ट है हमारा गांधी दर्शन में संरचनात्मक कार्यक्रम की भूमिका। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे? महात्मा गांधी का दर्शन समाज की समग्रता और परिवर्तन की दृष्टि को जो है प्रकट करता है। गांधी जी ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से एक समाज की संरचना को नए तरीके से समझने और सुधारने का प्रयास किया। ठीक है, संरचनात्मक कार्यक्रम मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी भूमिका क्या है गांधी दर्शन में? उनके दृष्टिकोण में संरचनात्मक कार्यक्रमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। गांधी जी के संरचनात्मक कार्यक्रमों में सबसे प्रमुख कार्यक्रम थे ग्राम स्वराज, स्वदेशी आंदोलन और सामाजिक सुधार। मतलब जो समाज में इतनी जो कुरीतियाँ व्याप्त थी या जो अन्याय था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही थी, उसके खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी ने कुछ कार्यक्रम चलाए थे, तो उनको संरचनात्मक कार्यक्रमों का नाम दिया गया। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, जैसे ग्राम स्वराज, इसमें ग्राम यानी गांव के उत्थान के लिए बात कही गई थी। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने देश में बनाई हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और उसका इस्तेमाल करें। सामाजिक सुधार, ठीक है, उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए भी कई काम किए हैं। जातिगत भेदभाव मिटाने में उन्होंने काम किया है। तो ये कार्यक्रम समाज के मौजूदा ढांचे को बदलने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे। गांधी जी का मानना था कि भारतीय समाज की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की कुंजी ग्रामीण विकास में निहित है, कि अगर हमें भारत को डेवलप करना है, आत्मनिर्भर करना है, तो उसकी जो कुंजी है, ठीक है, तो वो हमारी गांव के विकास में निहित है। गांव का विकास होगा तभी हमारे भारतीय समाज का विकास होगा, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। ग्राम स्वराज की अगर हम बात करें, तो ग्राम स्वराज का कार्यक्रम गांधी जी का एक प्रमुख तत्व था। उनका मानना था कि ग्रामों की स्वतंत्रता और विकास से ही देश की स्वतंत्रता संभव है। ग्राम स्वराज्य का अर्थ था कि प्रत्येक गांव को अपनी आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए और वह अपने संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से सुशासन का आनंद ले सके। बेसिकली गांव के डेवलपमेंट के बारे में। इस दृष्टिकोण से गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई उपाय सुझाए, जैसे कि खादी की कढ़ाई और कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना। अगला है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भी गांधी जी के संरचनात्मक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों के बहिष्कार की अपील की कि हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका उद्देश्य भारतीय उत्पादों की प्रासंगिकता और उपयोगिता को बढ़ावा देना था, कि इंडिया में जो चीज़ें बनाई जा रही है हम उनका इस्तेमाल करें और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और जो हमारी विदेशी माल पर निर्भरता है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ हमारा सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी गांधी जी ने कई पहल की। उन्होंने जातिवाद, अस्पृश्यता, ठीक है, और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उनका मानना था कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना से ही एक सशक्त और एकजुट राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने हरिजन
थार, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने। उन्होंने हरिजन उद्धार, हरिजन जो हमारे जो अनुसूचित जनजाति, उन्होंने हरिजन उनको नाम दिया था, जो हमारे SC ST जो हमारे कम्युनिटी से होते हैं। तो उन्होंने हरिजन उद्धार के कार्यक्रमों के माध्यम से अस्पृश्यता और जातिवाद को समाप्त करने का दिशा में काम किया। इन संरचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से गांधी जी ने भारतीय समाज को आत्मनिर्भर, समरस और स्वतंत्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका दृष्टिकोण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति तक सीमित नहीं था कि बस हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए, बल्कि उन्होंने समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुधार की भी चिंता की कि भारत में हर तरीके का सुधार होना चाहिए। गांधी जी का यह दर्शन आज भी समाज सुधारक कार्यक्रमों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी दृष्टि को आज भी लागू करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स थे। होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। कंटेंट पसंद आया है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं। किसी और क्वेश्चन पे MJP 04 से अगर आप कोई और क्वेश्चन पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली वो क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।